हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 124। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 123 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सब ने पढ़ा था, दक्ष ने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरती हो ना अपने पापा से कि उन्हें पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो तुम्हारे बाप के सामने ही मैं तुम्हें उठाकर लेकर जाऊंगा और तुम्हारा बाप कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये चैलेंज करता है दक्ष तुमसे, आज तुम्हें आना तो मेरे घर पर ही होगा, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, फिर मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो दिया तो बहुत ज्यादा हैरानी से अभी उसे देख रही थी। अब देखते हैं आगे। दिया भी फिर गुस्से में दक्ष को देख ही रही थी। तभी दक्ष दिया के थोड़ा सा और करीब आया और फिर उसने दिया की नाक से अपनी नाक रगड़ कर बहुत ही प्यार से कहा कि यकीन नहीं आ रहा है ना, लेकिन मैं सच करके दिखाऊंगा इसे। तो दक्ष ने भी फिर से दिया की हथेली को अपने गाल पर लगाया और फिर उसकी हथेली को धीरे से चूम लिया। तो दक्ष ने भी फिर से बहुत ही ज्यादा प्यार से दिया की तरफ देखते हुए कहा, इन्हीं नाजुक से हाथों से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो अब इन्हीं हाथों को तुम रोले के पानी में डुबाकर हमारे घर की दीवार पर छाप छोड़ोगी और मेरी हमेशा के लिए हो जाओगी। फिर अपने नाजुक से पैर से चावल का कलश गिराकर मेरे घर में प्रवेश करोगी और हमेशा मेरी पत्नी बनकर मेरे घर पर रहोगी, समझे तुम। तो दक्ष अभी इतनी बात को इतनी फीलिंग के साथ बोल रहा था कि दिया को भी अभी ये दक्ष की बात बिल्कुल सच लग रही थी। तो दिया के अंदर अब दक्ष को लेकर थोड़ी सी फीलिंग्स तो पहले से ही थी, लेकिन वो कभी भी उससे कहती नहीं थी। वो अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाती थी क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती थी। वो कभी भी दक्ष को एक्सेप्ट नहीं करते। उनकी फैमिली में आज तक किसी ने भी लव मैरिज नहीं करी थी और सब अपनी फैमिली से बहुत डरते थे। तो यही रीजन था दिया जो दक्ष से हमेशा दूर दूर रहती थी। दक्ष की बात सुनकर दिया भी अब काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। दिया ने अभी फिर से दक्ष की तरफ देखते हुए कहा कि मुझे जाना है, जाने दो मुझे प्लीज। तो दक्ष ने भी दिया के माथे को चूम कर दिया को छोड़ दिया और दिया ने भी दक्ष की तरफ एक बार भी नहीं देखा और वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर भाग गई। तो दक्ष ने भी मिरर में खुद को देखा और बहुत ही स्टाइल के साथ एक गहरी सांस लेकर खुद में ही बोलता है कि दक्ष आप दिया को नहीं बल्कि दिया के बाप को पटाओ, तब ही कुछ काम हो सकता है, क्योंकि दिया तो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है। आना तो दिया को अब तेरे घर पर ही होगा। और फिर थोड़ी देर के बाद दक्ष भी वॉशरूम से बाहर निकला तो उसकी टक्कर अभी रूही से हो जाती है। तो रूही ने भी दक्ष को देखा और फिर वो भी वॉशरूम को एक बार देखती है। वो एक लेडीज वॉशरूम था। तो रूही दक्ष से भी कुछ पूछने ही वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से रुक जाती है। तो दक्ष ने भी रूही की दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे थोड़ा सा हिलाते हुए कहा कि ज्यादा मत सोचो तुम, इतनी लंबी गहरी सोच में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी से मिलने के लिए आया था। तो दक्ष की बात सुनकर तो रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। तो रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कम ही आती थी, लेकिन अब वो दक्ष की कंपनी रूही बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी। दक्ष का साथ पाकर कहीं ना कहीं रूही को भी बहुत सुकून मिल रहा था और कहीं ना कहीं उसे भी बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही थी। इधर सच्चा देवा हाउस में इस वक्त अरमान जो बहुत ही देर से स्टडी रूम के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन अंदर जाने की उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी। अरमान अभी बहुत देर से कुछ सोच रहा था। स्टडी रूम के अंदर तो अभी शोभित लैपटॉप खोलकर काम कर रहा था। अरमान शोभित से अपने और अंशिका के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि शोभित पहले उसे बहुत ही ज्यादा सुनाएगा, उसे बहुत ज्यादा डांटेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, हो सकता है एक आधा चांटा भी मार दे। लेकिन अरमान को बात तो अब करनी ही थी शोभित से, उसके और अंशिका के बारे में। आखिर उसने अंशिका को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट में जो ले लिया था। अरमान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और फिर हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी उसके अंदर। तभी रोहान अपनी छड़ी से टिक टिक करता हुआ वहां से गुजरा। तो रोहान को देखकर अरमान ने भी रोहान की बाजुओं को पकड़ लिया और फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, यार यार भाई रोहान, तू तो मेरा भाई है ना, पता मुझे। तो रोहान भी अभी थोड़ा सा हैरान था अरमान की बात सुनकर। रोहान ने कहा कि हाँ भाई तो मैं हूँ, लेकिन पापा से तेरे बारे में बात नहीं करूँगा कभी भी, समझा। तो अरमान ने भी थोड़ा सा मुंह पिचका कर कहा कि तो फिर किस बात का भाई है तू, देख यार कर लेना पापा से मेरी बात प्लीज। पापा अगर अंशिका के पापा से बात करेंगे तो शायद अंशिका के पापा मान जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी, वरना मुझे तो देखते ही वो आग बबूला हो जाते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं यार। तो रोहान ने भी अरमान का हाथ अपनी बाजू से छुड़वा कर कहा कि प्यार किया है तो डरना क्या,
अब किस बात का डर लग रहा है तुझे? प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की है तूने, समझा? चुप चुप आहें भरना क्या, जा जाकर हर मैदान फतेह कर। इतना कहकर अभी रूहान तो वहां से जाने लगता है, लेकिन अरमान ने भी फिर से रूहान की बाजुओं को पकड़ा और फिर उसे थोड़ा सा फिर से खींच कर कहा कि यार भाई प्लीज कुछ तो हेल्प कर दे, तू ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पापा के सामने जाकर अर्शिका के लिए बात करने की। तू ना चल, ना मेरे साथ चल, साथ में तो चल सकता है ना। तो रूहान ने कहा कि मतलब तू चाहता है कि अगर तू पिटे तो मैं भी तेरे साथ में ही पिटूं? पापा मानेंगे नहीं, थप्पड़ पर थप्पड़ बजा देंगे, समझा तू? पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि तुझे कोई लड़की पसंद है, और फिर उन्होंने अगर यकीन कर भी लिया ना कि तुझे कोई लड़की पसंद है, और तो मुझे भी नहीं लगता है कि वो मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप से तेरी शादी की बात करेंगे, वो भी अंशिका को लेकर तो कभी नहीं। तो अरमान अभी फिर से बच्चों सा मुंह बनाकर बोलता है कि यार रूहान, तू तो बस लड़ने से पहले ही हार गया यार, बहुत ही ज्यादा डरपोक है तू। पापा से एक बार बात तो करते हैं, एक पापा ही है जो मेरे प्यार की नैया पार लगा सकते हैं और कोई भी नहीं। चलना मेरे साथ प्लीज, कर लेते हैं पापा से एक बार बात, शायद वो हमारी बात सुन ले। तो रूहान ने कहा कि एक काम कर, माँ को लेकर आ, माँ ही है जो पापा से हमें बचा सकती है और हमारी बात भी करा देंगे, वरना किसी दिन ना हम दोनों को खड़ा करके गोलियों से भून देंगे। हमारे पापा इतना ज़्यादा नफरत करते हैं। तो अरमान को अब रूहान का ये आइडिया बिल्कुल ज़्यादा सही लग रहा था। तो अरमान ने भी अब रूहान की बाजू को पकड़ा और फिर उसे अपने साथ खींचते हुए कहा कि हाँ तू भी चल माँ के पास, हम दोनों ही माँ को लेकर आते हैं। तो रूहान अभी जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि अरमान उसे लेकर जाएगा जरूर, उसे लिए बिना वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तो अरमान रूहान को अब खींचता हुआ सीधा किचन में लेकर आ गया था, जहाँ पर शिखा अभी बहुत ही प्यार से खाना बना रही थी। तो शिखा ने अभी दोनों भाइयों को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो शिखा ने देखते हुए कहा कि क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या तुम दोनों को? भूख लग रही है तो कुछ बना दूं क्या? तो अरमान ने भी अभी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा कि माँ, माँ सॉरी, हम दोनों भाइयों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी है, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है आपको, सॉरी माँ, सच में दादी ने हमें बहुत ज़्यादा भड़का दिया, इसीलिए हम दोनों इतने बदतमीज हो गए थे। तो शिखा का दिल तो अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो दिल से बहुत ही ज़्यादा मासूम थी। उसने तो शोभित को भी उसकी इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी थी और उससे शादी करके उसी के बच्चों की माँ बनकर उसके घर में रहती थी। ये तो फिर भी उसके अपने बच्चे थे, तो शिखा इनसे कैसे नाराज रह सकती थी। शिखा ने मुस्कुरा कर कहा कि जो बीत गया है ना सो बीत गया है, अपनी पुरानी बातों को याद करके अब खुद को कमजोर मत बनाओ तुम दोनों। मैंने तुम दोनों को बहुत दिनों से पहले से ही माफ कर दिया है। अब बताओ क्या खाओगे, कुछ चाहिए क्या, कुछ बना दो तुम दोनों के लिए? तो रोहान बोलता है कि माँ हमें ना कुछ भी नहीं खाना है, बल्कि आपसे एक जरूरी बात करनी है। तो शिखा ने भी अभी कढ़ाई में चमचा चलाते हुए कहा कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ क्या बात करनी है तुमको मुझसे। तो अरमान और रोहान अब दोनों ही हैरानी से शिखा की तरफ देखने लगते हैं और फिर हैरान होकर बोलते हैं। तो अरमान बोला कि आपको कैसे पता कि क्या बात करनी है? तो शिखा ने भी अब गैस बंद करके कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे तुम? इतने से इतना बड़ा किया है मैंने तुम्हें और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो मैंने अपने बच्चों के दिल की बात नहीं समझूंगी तो मैं किसकी बात समझूंगी? यही बात है ना कि तुम अंशिका से प्यार करते हो और चाहते हो कि तुम्हारे पापा रुद्र भैया से तुम दोनों की शादी की बात करें, है ना? यही बात करने के लिए ही तो तुम दोनों मेरे पास आए हो, वो भी इतना मासूम सा मुंह बनाकर। शिखा की बात सुनकर अरमान और रोहान दोनों ही अब आंखें फाड़े बस अपनी माँ को ही देखने लगते हैं। तो शिखा ने भी मुस्कुरा कर अब दोनों को देखा और फिर बोलती है कि यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी और अंशिका के रिश्ते की बात करूं, तुम दोनों की शादी के लिए उन्हें मनाऊं? तो अरमान ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो रोहान ने कहा लेकिन ये सब आपको कैसे पता? तो शिखा भी अब इस बार थोड़ी सी उदास हो गई थी। तो शिखा बोलती है कि मुझे सब कुछ पता होता है, हर एक बात पता होती है तुम दोनों की। रोहान तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन मैंने तुम दोनों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ा था। जब अंशिका इस घर में आई थी ना तभी मुझे समझ में आ गया था कि अंशिका ही है जो अरमान की फोटो वाली लड़की है और वो उससे प्यार करता है। अब तो अरमान को भी थोड़ी सी शर्म आ गई थी अपने माँ के सामने और उसने भी अपनी नजरें जल्दी से इधर उधर करना शुरू कर दिया। उसने शिखा के गले लगकर शर्माते हुए कहा कि सॉरी माँ, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, हम सच में ना बिल्कुल गधे थे। पापा सच कहते हैं, काम तो हमने पीटने वाले ही किए
हैं आपसे और पापा ने काफ़ी हद तक हम पर अपना हाथ भी साफ कर दिया है। शिखा ने भी अब अरमान को खुद से थोड़ा-सा दूर किया और फिर उसके गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अच्छा, अच्छा ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ तुम्हारे पापा से और फिर तुम्हारी अंशिका की शादी की बात करके तुम्हें बताती हूँ। ये सुनते ही अरमान तो अब चारों तरफ ज़ोरों से चिल्लाते हुए, मुस्कुराते हुए घूमने लगता है। रोहान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई कि तभी स्टडी रूम से आवाज़ आती, दोनों ही तुम्हें मस्का लगा रहे हैं, उनकी बातों में कभी भी मत आना शिखा, तुम समझी? तो शोभित की आवाज़ सुनकर शिखा के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो अपने दोनों बच्चों के साथ स्टडी रूम के अंदर चली गई और फिर शोभित ने शिखा को देखा तो मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि अच्छा, तो इनकी बातों में तुम आ ही गई ना, इनकी बातों में तुम बिल्कुल भी मत आओ, ये दोनों तुम्हारा ना पागल बना रहे हैं, तुम्हें पागल बना देंगे। इन दोनों को जो भी काम है ना वो अपने मुंह से कहेंगे, तुम्हारा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो शिखा ने कहा कि पहले आप मेरी बात तो सुनिए। तो शोभित ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, तुम्हारी बात तो मैं बेडरूम में सुनूंगा, फिलहाल तो मैं इन दोनों की बात सुनना चाहता हूँ कि ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। हाँ तो बोलो बंदरो, कौन सी गुलाटी मारने की कोशिश कर रहे हो तुम, कौन सी बात मनवाना चाहते हो अपनी माँ से? अरमान को जब से शिखा ने माफ किया था, अरमान और रोहान में अब थोड़ी सी हिम्मत तो आ ही गई थी। तो अरमान भी अब अपने पापा के सामने जाकर एक चेयर पर बैठ गया और फिर धीरे से आवाज में बोलता है कि पापा यार, आपने तो बेइज्जती करके रखी हुई है हमारी, क्या करूं, इतनी बेइज्जती नहीं सही जाती है हमसे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग कोई उल्टा सीधा काम ही करेंगे, कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं? अच्छा काम भी तो कर सकते हैं, आप ये भी तो सोच सकते हैं। तो शोभित ने भी लैपटॉप बंद करते हुए कहा कि अच्छा, तो ज़रा सुनाओ तो सही कि तुमने आज तक कौन सा अच्छा काम किया है, मैं भी तो सुनूं। सिवाय एक दूसरे को सपोर्ट करने के अलावा तुम दोनों भाइयों को और कोई काम है भी क्या, या फिर कोई अच्छा काम किया भी है तो बताओ मुझे, जरा सुनूं तो सही कि क्या अच्छा काम किया है आज तुम दोनों ने। तो अरमान भी अब अपने पापा की बात सुनकर सिर खुजाने लगता है और सोचने लगता है कि वो क्या बताए। तो रूहान तो अब वहाँ से ऐसे खड़ा था जैसे वहाँ पर वो है ही नहीं, बल्कि उसका तो मन अभी ये कर रहा था कि वो मौका देकर उस कमरे से जल्दी से बाहर चला जाए। लेकिन बेचारा अपने भाई को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो जानता था पापा पीटेंगे ज़रूर उसे। तो अरमान भी अब अपने पापा को देखने लगता है। तो अब शोभित ने फिर से कहा कि अब जो कुछ भी है ना, साफ साफ बता दो मुझे, घुमा फिरा कर कहोगे ना तो मैं कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ तुम दोनों की, इसीलिए जल्दी जल्दी बताओ। तो अरमान भी एकदम से खड़ा हो गया और 2 कदम पीछे हटा। वो इस वक्त मेन गेट के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था। उसने पहले ही ये सोच लिया था कि वो अपनी बात बोलकर जल्दी से यहाँ से भाग जाएगा, उसके पापा उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो शोभित के हाथ में आ गया ना तो उसके पापा उसे मारे बिना छोड़ेंगे नहीं, इतना मारेंगे उसे कि उसका मुंह लाल कर देंगे। तभी अरमान बोलता है कि पापा, मैं अंशिका से प्यार करता हूँ। तभी शोभित ने पूछा कि अंशिका कौन है? अंशिका मैं आपको बता देता हूँ, अंशिका रुद्राक्ष प्रताप सिंह की इकलौती बेटी है, अंशिका प्रताप सिंह। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसके पापा को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, मुझे देखते ही खाने को दौड़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप डिनर पर मेरी और अंशिका की शादी की बात करें। मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह से अंशिका के लिए मेरा हाथ मांग ले प्लीज़ पापा, सॉरी गलती हो गई, मेरे लिए अंशिका का हाथ मांग ले। आप ना समझ तो गए ही होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा समझदार है ना पापा। तो शोभित अभी बिना इमोशंस के साथ अरमान को ही देखे जा रहा था कि आखिर अरमान ये क्या बड़बड़ाए जा रहा है। तभी अरमान ने एक ही सांस में अपनी सारी बात बोल दी थी और उसे अंशिका के बारे में सब बता दिया था। तो अरमान ने भी अपने पापा को देखा और फिर से कहा कि पापा समझने की कोशिश करो ना प्लीज़, मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, फिर वो आपको और मम्मी को दादा दादी कहकर बुलाएंगे, कितना अच्छा आएगा ना, कितना ज़्यादा मज़ा आएगा और हम सब कितना ज़्यादा खुश रहेंगे साथ में। आप घोड़ा बनोगे, मेरा बेटा आपकी कमर पर बैठेगा और फिर आप उसे पूरे हॉल में चक्कर लगाओगे। और माँ को तो बच्चे कितने ज़्यादा पसंद है, वो हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार भी करेंगे और माँ को भी बहू मिल जाएगी, उन्हें भी आराम हो जाएगी, उनका किचन में हाथ भी बटाएगी और फिर माँ को अंशिका बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहें तो माँ से पूछ सकते हैं। पापा आप समझ रहे हो ना। इतना कहकर अरमान स्पीड के साथ गेट की तरफ भागा और फिर लेकिन पूरी तरह से अभी वो बाहर जा पाता उससे पहले ही शोभित ने कहा कि रुको रुको अरमान, जहाँ पर खड़े हो वहीं पर रुक जा। तो अरमान भी अब कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और चुपचाप से जाकर अपने पापा के सामने खड़ा हो गया।
अरमान ने भी नजरें झुका ली थी और फिर शोभित जो अपनी जगह से एकदम से खड़ा हुआ। जैसे ही शोभित एकदम से खड़ा हुआ तो अरमान तो अभी 2 कदम अपनी आंख बंद करके पीछे हट गया। तो शोभित ने भी हाथ बांधकर उसे घूरते हुए कहा कि तुम सच में अंशिका से प्यार करते हो? तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बच्चों जैसा मुंह बना लिया। तो शोभित बोलता है कि जानते भी हो अंशिका किसकी बेटी है? प्रताप ब्रदर्स की। तुम्हें लगता है कि प्रताप ब्रदर्स अंशिका के लिए तुम्हें पसंद करेंगे और वो उसकी शादी तुमसे कर भी देंगे? तो अरमान ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो शोभित बोलता है कि फिर अपनी औकात से बाहर की लड़की को प्यार क्यों किया तुमने? क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ ऐसा मजाक? कहाँ वो लड़की सुंदर सुशील प्रताप खानदान की इकलौती बेटी, और कहाँ तुम घड़ियेल जैसा लड़के? मैं कोई भी शादी करने के लिए तैयार होगा भी? मैं शादी की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सुनते ही अब अरमान मुंह बनाकर शोभित को देखने लगता है। तो शोभित ने भी अब अरमान को देखा और फिर अपनी आंखें दिखा दी उसे। तो अरमान ने भी अब फिर बच्चों सा मुंह बनाकर अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे उससे रिक्वेस्ट करना चाहता हो। तो शिखा से भी अब अपने बेटे का दर्द देखा नहीं गया और वो भी जल्दी से अब शोभित के पास में आई और फिर उसने अपना सिर शोभित के सीने पर रखा और फिर उसकी कमीज के बटन से खेलते हुए बहुत ही प्यार से बोलती है कि प्लीज मान जाओ ना शोभित, इतना प्यार से बोल रहा है हमारा बेटा। आप तो कहते हैं ना कि आप मेरी सारी इच्छाएं को पूरी करोगे, आप तो मेरी एक भी इच्छा नहीं पूरी कर रहे हैं। सच तो कह रहा है अरमान। सच में अरमान को अंशिका बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शिखा ने भी ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि वो भी अच्छे से जानती थी कि अगर वो शोभित का थोड़े से भी करीब नहीं गई तो शोभित उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा। इसीलिए वो जानबूझकर उसके पास गई थी ताकि वो उसकी बात मान ले। तो शोभित ने भी हाथ अब शिखा की कमर पर लपेटा और फिर थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि तुमने ये सब कुछ टीवी सीरियल से सीखा है ना? तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और बोला कि हाँ बिल्कुल। तो शोभित के चेहरे पर फिर से एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने शिखा को फिर से अपने सीने में छुपाते हुए कहा कि ठीक है, कर लूंगा बात, अब तो शांत हो जाओ तुम माँ बेटे। पर हाँ, मुझे नहीं लगता है कि प्रताप ब्रदर्स अरमान के लिए हाँ कहेंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। तो अब तो रूहान को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। रूहान बोलता है कि क्यों नहीं कहेंगे पापा, अरमान में कमी क्या है? इतना सुंदर, इतना स्मार्ट है। मानता हूँ पापा, पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता था, लेकिन अब तो ये अच्छे से सारे बिजनेस को भी संभालता है, टाइम का भी बहुत ही ज़्यादा पक्का है। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अंशिका को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। पापा आप ना ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप मेरे भाई के दिल को ऐसे दुखा नहीं सकते हैं। आपको मिस्टर रुद्राक्ष प्रताप सिंह के अंशिका का हाथ मांगना ही होगा अरमान के लिए, आपको उनसे शादी के लिए हाँ करवानी ही होगी। तो शोभित ने भी अब गुस्से में रूहान को देखा और फिर थोड़ी सी सख्ती से कहा कि अच्छा, तो अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे कि मैं उन्हें मनाऊं? अगर नहीं मनाऊंगा तो क्या करोगे तुम? मुझे और अपनी माँ को इस घर से बाहर निकाल दोगे क्या? बोलो। तभी ये सुनते ही दोनों भाई एकदम से चुप हो गए थे। तो शोभित तो अभी उन दोनों को ही हर बात का जवाब उल्टा ही देता था, हर बात का उल्टा जवाब देकर उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भी लगता था। तो रूहान भी पैर पटक कर बोलता है कि माँ देख लो ना, पापा कैसी बातें कर रहे हैं। भला अंशिका को अरमान से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? इतना अच्छा है मेरा भाई और दोनों ही एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, दोनों एक साथ में खुश भी रहेंगे। शिखा ने भी अब शोभित की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए और मासूमियत भरे लहजे में कहा कि शोभित आप तो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानेंगे क्या? जरा सा भी प्यार नहीं करते हैं मुझसे? आशिका को मेरी बहू नहीं बनाएंगे क्या? जाइए, मुझे ना अब आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। तभी शोभित के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो शोभित ने अभी शिखा के माथे को चूम कर खुद से सटाकर कहा कि अच्छा, तो तुम आ ही गई इन दोनों सांडों की बातों में। चलो मान लेता हूँ तुम तीनों की बात, अब मैं आने दो उन्हें डिनर पर, कर लूंगा तुम्हारे और अंशिका के रिश्ते की बात, कोशिश करूंगा कि वो मान जाए हमारे सांड को एक्सेप्ट करने में। तो अरमान भी तपाक से बोलता है कि बात नहीं करनी है पापा, उन्हें कन्वेंस करना है, कन्वेंस। इतना कहकर अरमान झटके से घुटनों के बल बैठ गया और फिर अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर मुंह पिचकाने लगता है, जैसे उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हो। तभी शोभित ने भी अरमान को देखा तो उसके चेहरे पर अब थोड़ी थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो शोभित ने भी फिर से अरमान से कहा कि अच्छा ठीक है, अब उठो और अपने भाई को भी लेकर चले जाओ यहाँ से, आने दो, मैं अच्छे से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो लोग मान जाए। मुझे ना तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। तभी शिखा भी अच्छे से समझती थी कि शोभित को भी क्या बात करनी है उसके साथ, क्योंकि कितने ही दिनों से शोभित और शिखा एक दूसरे के करीब में नहीं गए थे और वो अच्छे से अब शोभित के जज्बातों को समझ रही थी। तो शोभित जब से आया था तब से बिजनेस में ही अब इन्वॉल्व हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था। तो शिखा ने भी अब शोभित का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा कि ना, मेरी ना गैस चल रही होगी, मैं उसे अभी बंद करके आती हूँ, आप 1 मिनट रुकिए।
लेकिन शिखा के कदम अभी आगे बढ़ते उससे पहले ही शोभित ने शिखा की कलाई को पकड़ लिया और फिर अपनी तरफ खींच लिया और फिर अरमान को घूर कर देखते हुए बोला कि अब ये मासूम बनने की एक्टिंग मेरे स्टडी रूम के बाहर जाकर करो, और हाँ, अब यहाँ पर अब थोड़ी देर के लिए ना ही आना, और जाते जाते अपने भाई को भी लेकर जाओ, समझे तुम। तो अरमान भी अब एकदम से उठता है और फिर रोहान को लेकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो दोनों अब कमरे से बाहर की तरफ निकले तो अभी शोभित ने कहा कि और हाँ, गेट भी बंद कर देना, गेट खोलने की जरूरत नहीं है, अपनी माँ की गैस भी देख लेना जाकर, समझे। तो शिखा तो अभी शर्मा कर शोभित के सीने में छुप ही जा रही थी, तो शोभित भी एकदम से बैठ गया और फिर उसने शिखा को अपनी गोद में बैठा लिया और अगले ही पल शोभित ने अपना चेहरा शिखा की गर्दन में छुपा लिया और फिर शिखा ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त दक्ष का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे दिया के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था कि उसने ज़बरदस्ती पहली बार दिया को किस कर लिया था और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन दक्ष अभी जो कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, उसे बार बार बहुत ज़्यादा दिया की याद आ रही थी। तभी दक्ष ने अपना फ़ोन निकाला और फिर उसमें दिया की फ़ोटो देखने लगता है। हालांकि कोई भी फ़ोटो अभी ठीक से क्लिक नहीं हुई थी। दक्ष ने वो सारी फ़ोटो जैसे तैसे ले ली थी, लेकिन उन्हीं फ़ोटो को देखकर दक्ष ने पिछले 3 साल निकाल लिए थे। वो इसी तरह से दिया को हर रोज़ मिस करता था और उसकी फ़ोटो देखकर ही काम चला लेता था। तभी दक्ष ने भी टाइम देखा तो रात के भी 10 बजे का समय हो रहा था। दक्ष अभी कमरे में वापस आया और फिर सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे अभी नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में जैसे नींद उड़ सी गई हो। उसे बार बार वॉशरूम का इंसिडेंट याद आ रहा था। तभी दक्ष अभी जितना ज़्यादा उस इंसिडेंट को याद करता, उसकी बेचैनी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती। तो फाइनली भी दक्ष ने कुछ डिसाइड किया और फिर कमरे से बाहर निकलकर आ जाता है। उसने देखा तो इस वक्त सब सो चुके थे और पूरे घर में अंधेरा हो चुका था। तभी दक्ष भी दबे पांव बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर नियति के कमरे में चला गया। तभी दक्ष ने भी आधे घंटे के बाद बाइक एक घर के बाहर आकर रुकी और वो घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, छोटा भी नहीं था। उस घर में एक छोटा सा आंगन भी था और उसके बाद घर का मेन गेट का दरवाजा लगा हुआ था। वो घर किसी और का नहीं था बल्कि दिया का था। दक्ष अक्सर उस घर के बाहर आ जाया करता था ताकि उसे दिया दिख जाए, लेकिन उसे दिया कभी भी दिखाई नहीं देती थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, मगर वो हर रात को वहाँ पर ज़रूर जाता था। तो दक्ष भी घर की बालकनी को ही देखे जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे दिया कहीं पर दिखाई दे जाए। लेकिन हर बार की तरह उसे दिया आज भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी दक्ष को बहुत ही ज़्यादा निराशा मिल गई थी। उसे आज भी दिशा दिखाई नहीं दी थी। तभी दक्ष ने बाइक उस घर से थोड़ा सा दूर पार्क की और फिर घर की तरफ देखने लगता है और फिर तभी उस घर से जोर जोर से आवाज़ आने लगती है, जैसे अंदर बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, किसी की लड़ाई हो रही हो। तो दक्ष अभी घर के मेन गेट के पास में आया, जो अभी लोहे का बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी था, ताकि वो समझ सके कि आखिर लड़ाई हो क्यों रही है और किसके साथ हो रही है। तभी दक्ष ने अभी उस घर के आंगन में झांक कर देखा तो दक्ष की आंखें तो अब हैरानी से बड़ी हो गई थी। एक 50 साल का आदमी एक 20 से 22 साल के लड़के को हाथ पकड़कर जोर जोर से मार रहा था और गुस्से में उसे बहुत ज्यादा गाली भी दे रही थी। वो उसे इतना ज्यादा मार रहा था कि वो लड़का भी खून से लथपथ था। तो दक्ष को भी समझते देर नहीं लगी कि ये है दिया के पापा और शायद ये जो लड़का मार खा रहा है वो दिया का भाई होगा। तो दिया और उसकी माँ एक कोने में खड़ी हुई सुबक सुबक कर रो रही थी, लेकिन किसी में भी अब उस आदमी को रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई भी नहीं था जो उस लड़की को बचा पाता। वो आदमी अपने बेटे को मारता हुआ बोलता है कि लव मैरिज करेगा, तेरे बाप ने भी लव मैरिज की थी, किसी भी लड़की को लेकर घर पर आ जाएगा और कहेगा कि पापा मुझे इससे शादी करनी है, और तुझे लगता है कि तेरा बाप उससे तेरी शादी भी कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, तो अपने सपने में भी मत सोचना, निकल जा मेरे घर से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तेरे जैसे नालायक औलाद की जगह नहीं है मेरे घर पर। निकल अभी के अभी यहाँ से और कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज के बाद मुझे तू इस घर में कभी भी दिखाई नहीं देना चाहिए। वो लड़का अभी कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप से खड़ा हुआ था और फिर अपने पापा के सामने खड़ा रहकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उस लड़के के गाल पर अभी थप्पड़ के 2-3 निशान भी बने हुए थे, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसके बाप ने पहले ही उसके गाल पर कितने ज्यादा थप्पड़ पर थप्पड़ बजाए होंगे। और फिर ये सब कुछ देखकर तो दक्ष का दिमाग अब और भी ज्यादा खराब होने लगा था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं था। दक्ष ने भी मन ही मन खुद से कहा कि बड़ा खतरनाक बाप है यार, इसीलिए शायद दिया का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और फिर ना ही कोई मेल फ्रेंड है उसकी। हे भगवान,
बेचारी कैसे अपने बाप को झेलती होगी, तभी शायद इतना ज़्यादा डरती है। तभी दिया के बाप ने ही दिया के भाई की बाजू पकड़कर उसे दरवाजे के मेन गेट की तरफ ढकेलते हुए कहा कि ले, आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ मैं, निकल यहाँ से अभी के अभी, जा यहाँ से और कभी भी इस घर में लौटकर मत आना। लेकिन वो लड़का जो अभी भी सिर झुकाए खड़ा रहता है। और फिर तभी दिया की माँ अभी थोड़ा सा हिम्मत करते हुए आगे आई और फिर बोलती है कि बस बस कीजिए ना दिया के पिताजी, उसने भी अपनी गलती मान ली है, अब तो आप शांत हो जाइए, उसे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना, मैं उसे समझाऊंगी। जवान बेटी को ऐसे घर से निकाल दोगे तो दुनिया वाली क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा बातें बनाएगी ये दुनिया। ये सुनकर तो अब दिया के पापा और भी जोर से गुस्से से चिल्लाते हैं कि मैं दुनिया वालों से नहीं डरता हूँ, समझे तुम, लेकिन हाँ, हमारे खानदान में अब कोई भी लव मैरिज नहीं करता है। और ये कह रहा है कि इसे उस लड़की से प्यार हो गया है, ये उससे शादी करना चाहता है, कुछ भी करके 22 साल का हुआ नहीं और फिर इसे भी प्यार हो गया है, इसे भी शादी करनी है। कहे तो इसे घर में अभी रहना है तो उस लड़की को भूलना होगा और कभी भी उसकी तरफ देखना भी नहीं होगा। जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ इसकी शादी करूँगा और भी इसे करना होगा, वरना इस घर में से जी जा सकता है, इसके लिए इसमें जगह नहीं है। दिया की माँ अपने बेटे के पास गई और फिर उसकी बाजू को पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए मन ही मन बड़बड़ाती हुई बोलती है कि तुझे कितनी बार मना किया था ना कि किसी भी लड़की के चक्कर में मत आ जाना, कभी भी किसी से प्यार व्यार मत करना, तेरा बाप तुझे बहुत ज़्यादा मारेगा और फिर हम माँ बेटी को भी बहुत ज़्यादा मारेंगे। सीख अपनी बहन से कुछ, सीधा कॉलेज जाती है और फिर सीधा घर आ जाती है, कभी किसी लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी है, चलो अंदर अब चुपचाप से। इतना कहकर दिया की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली जाती है। तो दिया के पापा भी अब घर के आंगन में ही खड़े रहते हैं, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। दक्ष ने ये सब कुछ देखा तो वो वापस से अपनी बाइक के पास आ गया और फिर बाइक स्टार्ट करके अपने घर वापस चला गया। तो दक्ष जब अपने घर आया तो सीधा अपने बेडरूम में आ गया। इस वक्त दक्ष का दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। दक्ष तो अभी सोना चाहता था लेकिन अभी वो सो भी नहीं पाया था। गया तो वो दिया से मिलने था, उसे बहुत सारी बातें करने गया था, लेकिन उसने एक झलक दिया को भी देख लिया था, लेकिन दिया के आंसू दक्ष से देखे नहीं जा रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दक्ष को अभी अपने फ्यूचर ससुर पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकता था, बस यही सब कुछ सोच ही रहा था। और फिर तभी दिया को अपनी ज़िंदगी में वो कैसे लाए, उसे तो अब बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। और यही सब कुछ सोचते सोचते दक्ष कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर दूसरी तरफ सचदेवा हाउस, इस वक्त आज सचदेवा हाउस में पूरी प्रताप फैमिली डिनर करने के लिए आने वाली थी। सब कोई बहुत ज़्यादा खुश था, बस अरमान के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। शोभित और शिखा दोनों ने ही मिलकर बहुत सारी तैयारियां की थी। आखिर रुद्र नील की वजह से ही तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। आखिर शोभित को वही दोनों थे जो छुड़ा के लेकर आए थे, उसकी फैमिली से मिलवाने वाले वही थे। बेशक शोभित ने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन फिलहाल तो उन दोनों परिवार में एक अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। तो भी चारों ही अब गेट की तरफ ही देख रहे थे कि कब प्रताप फैमिली उनके घर आएगी। उनसे इस वक्त को गुजारा नहीं जा रहा था, खासकर अरमान से, क्योंकि उसने अंशिका को भी आने के लिए कहा था। हालांकि अंशिका बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी, साथ ही साथ घबराहट भी, क्योंकि उसे एक असाइनमेंट भी कंप्लीट करना था। लेकिन अरमान के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर वो सचदेवा हाउस आने के लिए रेडी हो गई थी और उसने कहा था कि आज शाम वो भी डिनर करने के लिए उसके घर पर आएगी, इसीलिए वो उसका खासकर इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार चारों का इंतज़ार खत्म हो गया। रुद्र नील अपने पूरे परिवार को लेकर सचदेवा हाउस आ गए थे और उनके पीछे पीछे जय और वीरू भी अपने परिवार के साथ आए हुए थे। शोभित और शिखा दोनों ने ही मिलकर प्रताप फैमिली का अच्छे से वेलकम किया और साथ ही साथ उनके ऊपर फूलों की बरसात बरी करी। सब आपस में फॉर्मल बातें करने लगते हैं, लेकिन अंशिका अरमान वो तो बस वहां से भाग जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी सबके सामने अब उन्हें बैठना पड़ता, इसीलिए दोनों ही शांति से बैठे थे। अरमान और अंशिका दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि आज उनके रिश्ते की बात हो जाएगी। और ख़ासकर तो अरमान, उसके दिल में तो अब बहुत ज़्यादा अरमान हो रहे थे। अरमान अपने पापा के साथ कम ही रहा था, लेकिन इतना तो वो समझ ही किया था कि उसके पापा उसका दिल नहीं तोड़ेंगे और कुछ भी करके वो प्रताप फैमिली को ज़रूर मना लेंगे। यही सब सोच सोच कर अरमान अभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था।
रूही और नियति दोनों ही सचादेवा हाउस में नहीं आई थी। नियति की तबीयत खराब थी और फिर रूही जो जानबूझकर तबीयत खराब करके बैठ गई थी, वो रूहान की वजह से वहाँ पर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो सचादेवा हाउस गई तो उसका सच सामने आ जाएगा और फिर सब कोई उसके ऊपर डाउट करने लगेगा। लेकिन कौन सा सच? रूही का तो कोई सच ही नहीं था। वो तो खामखा बस बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इनोसेंट लड़की थी, न जाने उसके दिल में कौन सा डर था। फिर भी रूही को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि अगर रूहान के उसके बारे में प्रताप फैमिली को कुछ भी बताया तो वो प्रताप फैमिली की नज़रों में गिर जाएगी। रूहान अगर किसी को भी कुछ बताएगा तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी और प्रताप फैमिली जो उसे पलकों पर बैठा कर रखती है उसे घर से निकाल देगी। और फिर यही सब कुछ सोच सोच कर रूही को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती रहती थी और इसीलिए शायद वो सचादेवा हाउस में नहीं आई थी। उसने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब करने का नाटक बता दिया था और थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं और फिर तभी रुद्र को एकदम से खांसी आ गई। और जैसे ही रुद्र को खांसी आई तो अरमान ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और रुद्र को पास किया और फिर तभी रुद्र ने एक किलर सा लुक अरमान को दे दिया, जैसे अभी उसे खा जाएगा। लेकिन फिर भी पानी का गिलास तो उसने लेकर 2 घूंट पानी पी ही लिया था और ये सारा नज़ारा नील भी देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तभी नील ने मन ही मन कहा कि कोई भी फायदा नहीं है अरमान, हमने अंशिका के लिए दक्ष को पसंद कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी ये सब कुछ समझ पाओगे और हमारी अंशिका को भूल पाओगे। मुझे मालूम है तुम अंशिका से प्यार करते हो। पूरी फैमिली ने भी साथ में बैठकर मिलकर अच्छे से खाना खाया और बंदरों की टुकड़ी तो बस अब जल्दी से वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि उन्हें तो बड़ों के बीच में बैठना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। इसीलिए उन्होंने जल्दी जल्दी से खाना खाया और वहाँ से सरक गए। लेकिन अंशिका उसे किट्टू ने अभी वहाँ से जाने नहीं दिया था। वो वहीं पर थी। थोड़ी देर के बाद सब सिटिंग एरिया में आकर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी शोभित नील और रुद्र की तरफ देखकर बोलता है कि थैंक यू भैया, आप सब मेरे घर पर आए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप दोनों की वजह से ही मैं अपनी फैमिली के पास में हूँ। इतनी सारी खुशियाँ मुझे देखने को मिल रही हैं। तभी नील बोलता है कि शोभित थैंक यू बोलकर हमारे रिश्ते को छोटा मत करो तुम प्लीज़। ये जो कुछ भी हुआ है ना वो सब कुछ शिखा की वजह से हुआ है। शिखा के प्यार और उसकी उम्मीद की वजह से हुआ है। शिखा ने सच में तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार किया है, भगवान के सामने प्रार्थना की है और देखो भगवान ने उसके दुखों को भी ख़त्म कर दिया है और फाइनली तुम अपने परिवार में आ गए हो। हमने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है ना महादेव ने किया है, इसीलिए भगवान को क्रेडिट दो, हमें मत दो प्लीज़। तो अरमान भी अब इन बातों को अच्छे से सुन नहीं पा रहा था, बल्कि वो तो बस अंशिका को ही देखने में बिजी था। अंशिका भी कंटिन्यू बस अरमान के साथ चैट कर रही थी, उसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अरमान ने अंशिका को रिप्लाई करते हुए कहा कि देखो मेरे पापा तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करने वाले हैं, तुम खुश तो हो ना। तो अंशिका भी अब थोड़ा सा हैरानी से बोलती है कि इतनी हवा में मत उड़ो तुम, पहले बात करने दो, बात तो कर ही लेंगे। बात तो ये भी है कि मेरे पापा हाँ कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, बात यहाँ पर आकर फंसती है, समझे। तो अरमान ने भी अब एक मुस्कुराहट के साथ फिर से मैसेज किया कि ये झांसी की रानी, तुम्हें दुल्हन बनाकर तो सचदेवा हाउस में ही आना होगा, फिर चाहे जैसी भी आओ, समझे तुम। इसीलिए हवा में तुम भी मत उड़ो, तुम्हें तो मैं अपने साथ लेकर आऊँगा सचदेवा हाउस में, क्योंकि एक बार तुम सचदेवा हाउस आ गई ना, फिर देखो मैं तुमसे कैसे चुन चुन कर अपने बदला लेता हूँ। तो अरमान के ऐसा कहने से अभी अंशिका के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी सी शर्म आ गई थी। तो नील ने भी अब अरमान और अंशिका को देख लिया था। तो नील अभी अच्छे से समझता था कि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं और कहीं इन दोनों के बीच में प्यार ना हो जाए। लेकिन वो अभी बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि अब तो वो श्योर भी होना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं रुद्र ने अंशिका के लिए सही डिसीजन जो ले लिया था दक्ष को पसंद करके। हालांकि नील अभी इस डिसीजन में बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी अरमान ही पसंद था अंशिका के लिए। लेकिन सब कुछ देखते हुए उसे रुद्र के डिसीजन को मानना ही पड़ा था। तो शोभित ने भी नील से कहा कि नील भैया आपसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है मुझे। और फिर ये सुनते ही अरमान के दिल की धड़कनें तो एकदम से बढ़ गई थी। उसे तो जैसे अभी शॉक्ड सा लग गया हो। तो वहीं अंशिका, उसने भी कसकर किट्टू का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन किट्टू ने भी अंशिका के हाथ पर ध्यान नहीं दिया था और सोचा कि शायद अंशिका ने
से ही पकड़ लिया होगा। तो नील ने कहा कि हाँ बोलो ना। तो शोभित अभी क्या बात है, तुम क्या बात करना चाहते हो? शोभित ने कहा कि इसमें ना दो राय नहीं है कि अब हमारी फैमिली एक दूसरे को अच्छे से जानती है, हम दोनों के फैमिली के बीच में अच्छा परिवार का रिश्ता हो गया, क्यों ना हम दोनों। तभी शोभित ने अभी इतना ही कहा था कि तभी नील बीच में बोलता है कि अरे शोभित वो सब कुछ छोड़ो, तुम्हें एक न्यूज़ अच्छी सी देता हूँ, हमने ना अंशिका की शादी फिक्स कर दी है। और फिर ये सुनते ही अरमान की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी और फिर अंशिका उसकी पकड़ तो किट्टू के हाथों पर अब ढीली हो गई थी। उन दोनों को ही अब शॉक्ड लग गया था। तो अंशिका ने अभी हैरानी से अपने पापा और बड़े पापा की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही अब उस वक्त शोभित की ओर देख रहे थे और फिर शोभित की दिल की धड़कनें भी बंद हो गई थी। तभी रुद्र भी अब बीच में बोलता है कि नील शोभित को ना अपनी बात को पूरी तो करने दो। तभी नील ने बीच में कहा कि हाँ हाँ शोभित, तुम क्या कह रहे थे, बताओ बताओ क्या कहना चाहते थे। तभी शोभित बोलता है कि कुछ नहीं, बस यही कह रहा था कि आप दोनों की वजह से ही आज मेरी फैमिली मेरे साथ है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आपने आपकी बेटी की शादी कहाँ पर फिक्स करी है, किसके साथ आप हमारी अंशिका की शादी करना चाहते हैं? और फिर तभी जय बीच में बोल पड़ता है मेरे बेटे दक्ष के साथ। तभी शोभित ने भी अपने बेटे की तरफ देखा जिसका चेहरा अभी पूरी तरह से उतर चुका था। तो अरमान को अब वहाँ पर घुटन महसूस होने लगी थी, वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी। तभी अरमान एकदम से सोफे से उठकर वहाँ से चला जाता है। तो अंशिका ने भी अरमान को देखा तो अरमान अभी अंशिका को बिना देखे वहाँ से जा चुका था। अरमान को अभी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, जैसे उसकी सांसें एकदम से किसी ने छीन ली हो। तो रूहान जो कि अभी शोभित के बराबर में ही बैठा हुआ था वो कुछ बोलने को हुआ तभी, लेकिन शोभित ने रूहान की थाई पर अपना हाथ रख लिया और उसे बीच में ही रोक दिया। तो रूहान तो एकदम से चुप हो गया था और फिर थोड़ी देर ऐसे ही बातें होती रहती हैं। अंशिका भी रोना चाहती थी, उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया था। और फिर अचानक ही अंशिका को भी बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी थी, वो वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी, एक पल भी वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी। उसने भी धीरे से किट्टू से कहा कि माँ माँ मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, मुझे अपने भाइयों के साथ जाना है, प्लीज़ जाने क्यों नहीं दिया आपने मुझे उनके साथ। किट्टू बोलती है कि हाँ हाँ बस कुछ देर और फिर चलते हैं ना साथ में। तो अंशिका अभी ना में धीरे से मुंह बनाकर बोलती है कि माँ प्लीज़ मुझे घर जाना है, ड्राइवर मुझे लेकर चला जाएगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ, प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए। किट्टू को भी अभी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से अंशिका जाने के लिए क्यों कह रही, अचानक से उसे क्या हो गया जो वो अभी यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहती है। लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया और फिर रुद्र से कहकर अंशिका को घर भेज दिया। अंशिका भी जैसे ही गाड़ी में आकर बैठी तो ड्राइवर ने भी गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और फिर अंशिका का रोना छूट गया था, वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। अंशिका रोती रहती है, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। अंशिका इसीलिए ही रो रही थी क्योंकि वो अपने पापा के डिसीजन पर शक नहीं कर सकती थी, उसे इसी वजह से तकलीफ हो रही थी कि वो कैसे अपनी फैमिली को मना कर सकती है। उसने पहले ही अरमान से कहा था कि उसके पापा जहाँ पर भी कहेंगे वो शादी वहाँ पर कर लेगी, लेकिन उसका दिल एकदम से टूट गया था। उसने एक बार भी अपनी फैमिली से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा, उसने एक बार भी नहीं पूछा कि आखिर उससे बिना पूछे उसके पापा ने क्यों उसकी शादी फिक्स कर दी, बस अपने पापा का डिसीजन को सिर आंखों पर उठा लिया था और वो रोती हुई घर चली गई। तो नील ने भी अब अंशिका की बेचैनी भांप ली थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था, उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद नील ने हाथ जोड़कर कहा कि अच्छा शोभित, अब हम घर चलते हैं, अब काफ़ी रात हो गई है, तुमने हमें प्यार से बुलाया तो हम आ गए थे, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। तो पूरे प्रताप फैमिली एकदम से खड़ी हो गई और फिर शोभित ने जाने की इजाज़त भी दे दी थी। लेकिन तभी रुद्र नील के कान में बोलता है कि मुझे एक बार मिस्टर सचादेवा से मिलना है, उनसे अपने बेटे के बारे में भी पूछना है। तो नील ने भी रुद्र को देखा और फिर शोभित को देखकर कहा कि शोभित, हम अंकल से मिलकर आते हैं। तो शोभित ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र और नील दोनों ही अजीत सचादेवा जी के कमरे में चले गए थे अपने बेटे रूहान के बारे में पूछने के लिए। अभी दोनों को ही ये कंफर्म नहीं था कि रूहान उनका बेटा है, बस वो अभी शक में ही डूबे हुए थे। तभी अजीत सचादेवा जी इस वक्त बेड पर आराम से लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे, दोनों ही उनसे बात करना चाहते थे लेकिन वो भी आराम कर रहे थे। तभी नील और रुद्र दोनों ही उन्हें उठाना ठीक नहीं समझते हैं। तभी नील ने रुद्र के कंधे पर अपना हाथ रख कर कहा कि चल चल रुद्र, अभी अंकल सो रहे हैं ना, हम किसी और दिन आएंगे तब उनसे बात कर लेंगे।
किसी और दिन आकर उनसे पर्सनली मिल लेंगे। वैसे भी शोभित बता रहा था कि अंकल की तबीयत अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, तो शायद तब हम आएंगे तो हमें अंकल सब सच सच भी बता सकते हैं। अगर उन्हें हमारे बच्चे के बारे में कुछ भी पता होगा ना तो वो हमें ज़रूर बताएंगे। मुझे पता है वो अब हमसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। तो रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। रुद्र ने भी खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो जल्द से जल्द अपने बेटे के बारे में पता लगाना चाहता था। उसे अभी भी बहुत ज़्यादा याद आती थी अपने बेटे के लिए। उसके मन में भी जो भी डाउट था कि रूहान उसका बेटा हो सकता है, उस डाउट को वो कुछ भी करके क्लियर करना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था कि आखिर रूहान किसका बेटा है। वो डाउट बस अभी जो भी था अजीत जी ही क्लियर कर सकते थे और कोई भी नहीं, लेकिन फिलहाल वो बात करने की हालत में नहीं थे। थोड़ी देर के बाद वानर सेना भी सचादेवा हाउस से घर आ गई थी। रुद्र और किट्टू जब अपने कमरे में गए तो किट्टू का चेहरा अभी बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ था और फिर रुद्र ने भी किट्टू की नाराज़गी को भांपते हुए कहा कि क्या हुआ, अब तुम क्यों नाराज़ हो गई, ऐसे नाराज़ होकर क्यों बैठ गई, तुम बताओ तो सही कि आखिर तुम क्यों इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई। किट्टू जो कि अभी अपनी इयररिंग्स निकाल रही थी, उसने गुस्से से कहा कि आपको क्या फ़र्क पड़ता है, मैं नाराज़ हूँ या फिर कुछ भी हो जाए मेरा, आपको जो करना था ना आप तो कर ही लेते हो ना, आप तो मुझसे कुछ पूछना भी ठीक नहीं सकते हो, घर में ना किसी को भी बताना कुछ भी ज़रूरी भी नहीं समझते हो, कम से कम मुझे तो बता ही सकते थे कि आपने मेरी बेटी अंशिका और दक्ष की शादी फिक्स कर दी है। क्या आप मुझे भी नहीं बता सकते थे का? मुझे ना दूसरों के घर जाकर पता चल रहा है कि मेरी बेटी की शादी फिक्स हो गई है। उसकी खुद की माँ को ही नहीं पता है कि उसकी बेटी की शादी किसके साथ फिक्स हो रही है, कब फिक्स हुई और किसने फिक्स करी है। रुद्र अपने शूज रिमूव कर रहा था, लेकिन उसके शूज अभी रिमूव नहीं हो रहे थे, तो किट्टू ने भी रुद्र को स्ट्रगल करते हुए देखा तो उसके पास आई और फिर उसके शूज रिमूव करने में उसकी हेल्प करने लगी और फिर रुद्र ने भी किट्टू की कलाई पकड़कर अपने पास उसे सोफे पर बैठा लिया। किट्टू की आंखें अभी हल्की हल्की सी नम हो गई थी। उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि रुद्र ने उसकी बेटी की शादी बिना उससे पूछे, बिना उसे बताए उसके सामने ही किसी से फिक्स कर दी। तभी रुद्र ने भी किट्टू के गाल पर अपना हाथ लगाकर बहुत ही प्यार से कहा कि क्या तुम्हें अंशिका के लिए दक्ष पसंद नहीं है क्या? तो किट्टू बोलती है कि पसंद तो है मगर रुद्र, लेकिन आपने मुझे ऐसा बताया क्यों नहीं? अब मुझे ऐसा लगता है कि अंशिका को दक्ष पसंद नहीं है। एक बार अंशिका से पूछ तो लेते आप, उसकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन और आपने उससे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, उससे एक बार बताना तो चाहिए था कि उसकी शादी आप किससे फिक्स कर रहे हैं। आज ही पता चला है कि उसकी शादी दक्ष से होने वाली है। उसकी आंखें ही बता रही थी कि उसे आज बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी रुद्र ने कहा कि देखो मैंने ना अंशिका के बारे में सब कुछ पता करवा रखा है, मुझे अच्छे से पता है मेरी बेटी कैसी है, वो मेरे खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। मैंने उससे इसके बारे में सारी चीज़ पता करी है, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही कोई मेल फ्रेंड है और मुझे नहीं लगता है कि वो किसी से प्यार भी करती होगी, और अगर वो किसी से प्यार करती भी है ना तो मुझे बता सकती थी। वो किसी से भी प्यार नहीं करती तो दक्ष के साथ वो आराम से खुश रहेगी। तो किट्टू ने कहा कि मगर फिर भी एक बार उससे ज़रूर पूछ लेते हैं, उससे पूछ तो लेते आप, उसका भी हक बनता है अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का, अपनी पसंद से शादी करने का। तभी रुद्र ने भी किट्टू को अपने करीब खींचकर उसका सिर अपने सीने पर रख लिया और फिर उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता हुआ बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिटिल खरगोश समझने की कोशिश करो तुम किट्टू, मैंने ना उसके लिए सही डिसीजन लिया है, बिल्कुल सही। दक्ष से अच्छा लड़का हमारी बेटी अंशिका को मिल ही नहीं सकता है, और ऐसा तो नहीं है कि दक्ष कोई बुरा लड़का है, उसके अंदर कोई कमी हो, देखी हुई फैमिली भी है, वो लोग अंशिका को भी बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत प्यार से रखेंगे और अच्छे से उसे मान सम्मान भी देंगे। और रही बात अंशिका से पूछने की, तो ठीक है जब तुम कहती हो तो मैं उससे एक बार ज़रूर पूछ लूँगा। तो किट्टू ने भी अपना सिर रुद्र के सीने से हटाया और फिर उसे देखकर बोलती है कि आप समझ नहीं रहे हैं रुद्र, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, दक्ष अंशिका एक साथ खुश नहीं रहेंगे, मुझे पता है। तो रुद्र भी बोलता है कि क्यों क्यों खुश नहीं होंगे दोनों साथ में, उन दोनों की अरेंज मैरिज है, हम दोनों की भी तो अरेंज मैरिज ही थी ना, क्या हम दोनों साथ में खुश नहीं थे क्या हम दोनों आज भी तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से? तो किट्टू भी थोड़ा सा मुँह बनाकर बोलती है कि नहीं थे हम एक साथ खुश में, समझे आपने मुझे जी भरकर टॉर्चर किया था और मैं अपनी कमी के चलते सब कुछ सहती रही थी और फिर आपको मुझ पर थोड़ा सा तरस आ गया था। इतना कहकर किट्टू अभी सोफे से उठने लगी थी, तभी रुद्र किट्टू को ही अभी देखे जा रहा था और हैरानी से उसका मुंह फैल चुका था। फिर उसने अपने मन ही मन बोला कि यार शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन इसका ताना मारना तो बंद ही नहीं हुआ, पता नहीं मुझे अब और कितने सालों तक ये ताने सुनने होंगे, पता नहीं जरा से टॉर्चर को अब मुझे पूरी जिंदगी लगता है सुनना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ
अंशिका का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। अंशिका ने भी फ़ोन देखा तो अरमान का फ़ोन था। तो अंशिका ने अभी ना चाहते हुए भी फ़ोन को कट कर दिया था। तो अरमान ने भी फिर से अंशिका के पास फ़ोन किया, लेकिन अंशिका ने भी फिर भी फ़ोन को कट कर दिया था। अंशिका ने अरमान से अभी तंग आकर अरमान का नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। इधर अरमान भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। अब अंशिका अरमान से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसके पापा ने उसकी शादी दक्ष से जो फिक्स कर दी थी, उसका अरमान से अब कोई भी लेना देना नहीं रह गया था। और फिर अंशिका ने तो अरमान से पहले ही ये कहा था कि वो शादी वहीं पर करेगी जहाँ पर उसके पापा कहेंगे, और फिर आज वो सच भी होने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान जो बालकनी में गुस्से से खड़ा हुआ था, अंशिका के नंबर को बार बार डायल कर रहा था, और फिर अगले ही पल उसे भी पता चल गया था कि शायद अंशिका ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, और फिर अंशिका शायद अब उससे बात ही नहीं करना चाहती है। तभी अरमान ने भी गुस्से में अपना फ़ोन गार्डन में फेंक कर मारा, और फिर फ़ोन के अंजर पंजर बाहर आ जाते हैं। तो अरमान जो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया था। अरमान ने इतनी मुश्किल से तो अपने पापा को रिश्ते की बात करने के लिए मनाया था, और फिर पहली बार ही अंशिका से वो प्यार करने लगा था। उसकी ज़िंदगी की सब चीज़ें जैसे बिखरने लगी थी, लेकिन सब कुछ बेकार हो गया था। अरमान ने अपने दोनों हाथ ग्रिल पर रखे हुए थे। उसे वो सारी बातें एकदम से याद आ रही थी जो अंशिका ने उसे कही थी कि वो अपने पापा की मर्जी के खिलाफ जाकर कभी भी शादी नहीं करेगी, कभी भी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, और अगर उसके पापा नहीं चाहेंगे तो वो उससे कभी शादी भी नहीं करेगी। तभी उसने पीछे किसी को महसूस किया। तो अरमान ने बिना पलटे ही कहा कि रोहान प्लीज़ चला जा यार, अभी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज़ चला जा, बाद में बात करते हैं। लेकिन अरमान ने भी महसूस किया कि वो कदम उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तो अरमान ने फिर से कहा कि रोहान रोहान मैंने कहा ना प्लीज़ चला जा, मैं ना तुझे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ चला जाए यहाँ से, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन तभी अरमान के कंधे पर अभी किसी ने अपना हाथ रखा। तो अरमान ने भी गुस्से में पलट कर देखा तो वो अभी कोई और नहीं था, शोभित खड़ा हुआ था, जो उसके साथ ठीक पीछे ही खड़ा था। तो अरमान ने भी शोभित को देखा तो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने झटके से अपने पापा को अपने गले लगा लिया। तो अरमान अभी रोया तो नहीं था, लेकिन शोभित समझ रहा था कि इस वक्त अरमान पर क्या बीत रही है, उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। आखिर शोभित ने भी तो ये दर्द झेला था, जब वो दिशा को हासिल नहीं कर पाया था उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, और वही हाल आज उसके बेटे अरमान का था। शोभित को अच्छे से पता था कि अरमान पर इस वक्त बिजलियाँ गिर रही हैं, और वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। अरमान चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि शोभित और अरमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन रिश्तों के आगे तो इंसान हर कोई हार जाता है ना, तो यही हाल अरमान का भी था। तो शोभित ने भी अरमान को खुद से दूर करके कहा कि तुम ठीक तो हो ना। तो अरमान अभी बहुत ज़्यादा उदास था, उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, और फिर शोभित अरमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखो अरमान, समझाने की कोशिश करो तुम, आज मैं तुम सब के साथ में हूँ ना, वो बस प्रताप ब्रदर्स की वजह से है, नहीं तो मैं शायद कभी भी अपनी फैमिली में नहीं आ पाता। तुम तो जानते भी नहीं हो कि मैंने क्या कुछ झेला है, मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था अपने परिवार से कभी मिलूंगा, कभी मैं अपने दोनों बच्चों को देख भी पाऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रताप ब्रदर्स ने ही मुझे अपने परिवार से मिलवा दिया है, और फिर उसके लिए मैं इतना सारा सेक्रीफाइस तो कर ही सकता हूँ ना उनके लिए, प्लीज़ समझने की कोशिश करो तुम। तो अरमान भी अब गहरी सांस लेकर बोलता है कि इतना सेक्रीफाइस नहीं है पापा, शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से मैं अंशिका से प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। शोभित ने भी अब एक बार फिर से अपने बेटे को अपने गले लगा लिया, और फिर उसकी कमर को धीरे धीरे रब करता हुआ बोलता है कि जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, रोहान ने मुझे सब कुछ बता दिया, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे होगे। तुमने पिछले 3 सालों से अंशिका को वन साइड लव ही किया है, और अब जब अंशिका भी तुम्हें पसंद करने लगी तब ये सब कुछ हो गया है, और अब तुम दोनों के ही दिल बिल्कुल टूट चुके हैं। मेरे बच्चे खुद को प्लीज़ संभालो, अंशिका की जगह अभी कोई और लड़की होती ना तो अब तक हम उसे उठाकर ले आते और तुम्हारी शादी उससे करवा देते, लेकिन क्या करूँ, वो प्रताप खानदान की बेटी है, चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो
प्रताप खानदान की इकलौती बेटी है। इधर दूसरी तरफ दक्ष जो अपने चारों पेरेंट्स को ही देखे जा रहा था। दक्ष को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। दक्ष ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा कि कम से कम मुझसे पूछ तो लेते आप लोग, अभी तो मैं अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ और आपने मेरी शादी करने के लिए सोच लिया। अभी तो मैंने आपका रेस्टोरेंट भी नहीं संभाला और आप सब ने मेरी शादी फिक्स कर दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग, वो भी अंशिका के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, एक बार मुझसे तो पूछ लेते ना आप लोग। तभी वीरू बोलता है कि देखो दक्ष, अगर तुम्हें अंशिका पसंद नहीं है तो तुम हमें बता दो, हम उन्हें अभी अभी मना कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, यही बोलेंगे ना, यही सोचेंगे कि दक्ष को अपनी माँ बाप की पसंद पर यकीन नहीं है, या फिर दक्ष का कहीं और चक्कर चल रहा होगा, या फिर दक्ष की कोई गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन हाँ, इस तरह से अपने बड़े पापा से बात मत करो, मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तभी वीरू भी दक्ष को डांटते हुए बोल ही रहा था। तभी दक्ष ने भी अपने पेरेंट्स को देखा और फिर मन ही मन कहा कि अब इनका इमोशनल अत्याचार चलेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ अब ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल अत्याचार करेंगे। मैं हाँ करूँगा तो भी फंसूंगा और ना करूँगा तो भी फंसूंगा। क्या करूँ यार, मेरी नैया तो बीच में आकर फंस गई है। मुझे तो अब कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन शादी तो मैं दिया से ही करूँगा और फिर मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अंशिका से मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है, वो तो मेरी बहन जैसी है। तो दक्ष भी अभी अपने ही ख्यालों में था। तभी जिया ने बीच में कहा कि देखो दक्ष, तुम ना हमारे इकलौते बेटे हो, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो हम कुछ करना ही नहीं चाहते और ना ही हम कभी कुछ करेंगे। बस अंशिका हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए हमने उसे तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। बाकी हमें और कोई भी जिद नहीं करनी है तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो ठीक है, हम उन्हें मना कर देंगे। तो दक्ष अभी भी गुस्से में अपने पेरेंट्स को ही देखे जा रहा था और फिर मन ही मन खुद से कह भी रहा था कि इतने चालू माँ बाप किसी को भी ना दे। मैं अच्छे से जानता हूँ इन सब को, जितने चालाक मेरे माँ बाप है ना, उतने चालू किसी के भी ना हो। ये चाहते हैं कि मैं हाँ भी कर दूं और इन पर इल्ज़ाम भी ना लगाऊं, पर ये भी नहीं जानते हैं कि मैं भी इनका ही बेटा हूँ। तभी वीरू ने भी कहा कि देखो दक्ष, जय भैया ने जो भी किया है ना, सोच समझ कर ही किया होगा, इसीलिए तुम्हें मना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो बता सकते हो तुम हमें, अभी के अभी। तभी अगले ही पल वृंदा ने भी दक्ष के बालों में अपना हाथ मारकर कहा कि लेकिन हाँ, मैं भी जानती हूँ कि मेरे बच्चे की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, होती तो वो हमें अब कब का बता दिया होता है ना। और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर अंशिका की और तेरी शादी हो गई ना, तो तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मुझे ना प्रताप खानदान पर पूरा भरोसा है, वो बच्ची बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी दक्ष ने भी हैरानी से अपनी माँ को देखा और फिर मन ही मन ही बड़बड़ाया कि अच्छा, एक और आ गई, इन्होंने भी ना दोनों बातें बोल दी हैं, मैं कैसे समझाऊं इन्हें। पता नहीं चारों मुझसे क्या चाहते हैं, लगता है मेरी जान लेकर ही रहेंगे। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस कहानी के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट पार्ट में।